बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई। और अभी जो है वो इब्तदाई इतलात आ रही हैं। ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अफसोसनाक ख़बर है, एक नौजवान शहीद हो गया है और एक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं उन्हें गोली लगी है या वो ज़ख्मी हुए हैं। उनके बारे में कोई मुसद्दका इतला नहीं आ रही। तफसील से ये खबर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से आउट किया गया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं उनको दी गई, इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनका इंतखाबी निशान ही उन्हें वापस नहीं किया गया। जो ज़्यादती उनके साथ 2024 में शुरू की गई वो अभी तक जारी है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो ज़्यादती ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जमात से इल्हाक किया वहाँ पे वो एक इंतखाबी निशान रखना चाहते थे, पोलो मैन, तो वो भी उनसे ले लिया गया, उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया। और फिर अलग अलग इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिए गए। बाद में ये किया गया कि एक उम्मीदवार बेचारा अपना पूरा चक्कर लगा कर आता है अपने हलके का, वहाँ पे हलके का चक्कर लगाने में भी 5-6 दिन लग जाते हैं। वो बहुत बड़े बड़े हलके हैं, बाद औक़ात इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। वो उम्मीदवार पूरे हलके में बता के आता है कि मेरा ये इंतखाबी निशान है, वापस पहुंचता है तो पता चलता है इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। वो फिर बेचारा जाकर बताता है तो वापस आता है, पता चलता है फिर इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। यानी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी बार बार उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तब्दील किए जाते रहे, बार बार जो है वोटर लिस्टों को तब्दील किया जाता रहा। हत्ता कि जो अमला है सरकारी उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम भी जारी रहा। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जानिबदाराना इलेक्शन था। इसमें बिलावल को और नवाज शरीफ को खुली छूट दी गई कि आप लोग जाएं और जाके जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। बिलावल ने बड़ा ज़ोर लगाया क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे हम मौका देंगे। और इस मरतबा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आइनी तरमीम के लिए सौदा यहाँ पे करेगी। न सिर्फ वो बजट पास करवाएंगे बल्कि 28वीं आइनी तरमीम भी करवाएंगे। और सौदेबाजी गिलगित बल्तिस्तान पे रखकर हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको हुकूमत बनाकर दी जाएगी। अब आज हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, हर वोटर को एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है और आपने वोट डालने के लिए जाना है। एक बात अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये वोट किसी लालच में तो नहीं डाल रहे, किसी सड़क के लिए, किसी रास्ते के लिए, किसी अपने इलाके के ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी इमारत के लिए आप इसलिए तो वोट नहीं डाल रहे। क्या किसी ने आपको, यानी ये तो आपका हक है कि आपके रास्ते बने, ये आपका हक है कि तमीर व तरक्की हो, जो आपको नहीं दिया जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको छोटी चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, वो बड़े आज़ाद जहन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आने वाली नस्लों की एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी के लिए वोट डालना चाहिए। आज मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों का खुमियाजा पूरा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। आम आदमी आगे नहीं निकल पाता, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा हो चुका है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिनके दिमाग में आज के दिन में कम से कम ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोर्ट में बॉल है कि वो किस तरफ फेंकते हैं और क्या फैसला करते हैं। ये खेल अब आपके हाथ में है। अच्छी तरह खेलिए जैसे आप पोलो खेलते हैं और खुलकर खेलिए। नादरीन, अब आ जाएं कश्मीर वाले मामलात में। तो वहाँ वही हुआ जिसका डर था, गोली चल गई। एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया। शहीद नौजवान का नाम है शाज़ेब हबीब कश्मीरी। जो वाकया रिपोर्ट हुआ है अलग अलग जगहों से, इसमें हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि खाई गला के करीब उमर नज़ीर कश्मीरी के काफिले ने पुलिस पर फायरिंग की, हुकूमत ये कहती है। और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि उमर नज़ीर के काफिले पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। वो पुलिस नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। अब किस फोर्स ने की है ये वो नहीं बता रहे। उन्होंने कहा हमारे ऊपर फायरिंग हुई, इससे एक शख्स जाँ बहक हो गया। जबकि उमर नज़ीर जो बड़े सरगर्म रहनुमा है इस तहरीक के, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने तो अपनी एक वसीयत भी लिख कर दे रखी है।
और ये बहुत जज्बाती रहनुमा है, बहुत सरगर्म रहनुमा है, इनको गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी समझा जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ये बंदा पकड़ लो तो रावला कोर्ट को शायद कंट्रोल किया जा सकता है। वो ज़ख्मी हो गए हैं, वो किस हालत में हैं इसके बारे में नहीं पता। और इस पे एक तस्दीकी वीडियो जारी की है मोहम्मद अरबाब एडवोकेट ने, जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने ये कहा कि डायरेक्ट फायरिंग हुई है उनके ऊपर, और इसके अलावा कुछ अकाउंट्स ने यह भी कहा कि जो रावला कोर्ट के लोग हैं वो मदद के लिए पहुंचे और उमर नज़ीर कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया जाए। शाहजेब हबीब कश्मीरी की मैयत लेकर आज़ाद कश्मीर के लोग CMH की तरफ चले गए और CMH के बाहर जमा हो गए। CMH को बंद कर दिया गया अंदर से, और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े थे। रात को जो मैंने मनाजिर देखे तो कश्मीरी जो है वहां पे तल धरने की जगह नहीं थी, और वो शाहजेब हबीब कश्मीरी की लाश लेकर, जो नौजवान शहीद हो गया इस इंसिडेंट में, वो वहां पहुंच गए हैं। तो वही वाकया हुआ जिसका डर था, फायरिंग का एक वाकया हो गया। इस तरह हालात ख़राब हो जाते हैं, एक जगह फायरिंग होती है, एक चिंगारी जलती है और आग लग जाती है। हुकूमत को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन एक और अजीब बात जो की गई वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया। यानी मैं हैरान हुआ इस खबर से, और हैरान होने की वजह है, यानी उन्होंने कहा जी ये जमात कलअदम करार दे दी गया, इसको दहशतगर्द करार दे दिया गया, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे और इनके साथ जनाब कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये गद्दार हैं पाकिस्तान के। ये सिलसिला शुरू हुआ था 24 घंटे पहले कलअदम करार देने से, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया के अकाउंट्स, और ये बड़े नामी ग्रामी अकाउंट्स हैं, सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हैं, और इन्हें बाज लोग तो ये दावा करते हैं कि फौजी अफसरान खुद चलाते हैं। वहां से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को गद्दार कहना शुरू किया गया, उन्हें इंडिया के एजेंट कहना शुरू किया गया। मैंने इसकी मजम्मत की, इसके ऊपर सबने मजम्मत की, हमने बातचीत भी की, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे अब कलअदम करार दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया और इनका नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया है। और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन इसका जारी करने के बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद हैं, जबकि नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई है और अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने में मुलव्विस रही है। अब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए गए एक तंजीम के ऊपर या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, जिससे मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले खबरों में क्या आ रहा था, वो मैं आपको बताता हूं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी पाकिस्तान की हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो क्या ये दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे? फिर ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर एक रेफरेंस लेकर जाते हैं, तो आज़ाद कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट इसी जमात को, जिसको बाद में कलअदम करार दे दिया गया, तलब कर लेता है कि आप शामिल हो जाएं, हमारी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बन जाएं, आए और इस केस का हिस्सा बने और इसके अंदर आप अपना मौक़िफ़ दें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर की, वो एक कलअदम तंजीम को दावत दे रही है और बुला रही है और बुलाकर कह रही है कि आए अपना मौक़िफ़ दें? यह भी सवाल पैदा हो गया। फिर अभी इन्हें इलेक्शन लड़ने की दावत दी जा रही थी हुकूमत की जानिब से। हुकूमती वुज़रा, चाहे वो वफाकी हुकूमत के वुज़रा हों, चाहे वो कश्मीर के वुज़रा हों, वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी सतह पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो इलेक्शन लड़के ताकत के अंदर आए और फिर आइन को तब्दील करके वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें कर लें। तो अभी तो आप उनको दावत दे रहे थे कि आओ आकर इलेक्शन लड़ो, अभी तो आप उनको दावत दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आओ और आकर मुकदमा लड़ो, अभी तो आप उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे थे, और अभी आपने उनके मुहिब्बे वतन होने के दावे भी किए टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर,
और साथ ही जैसे ही बात नहीं बनी, जब मामला अटक गया तो फौरी तौर पे अचानक से एक ऑर्डर निकल आता है, एक नोटिफिकेशन निकल आता है कि ये गद्दार है, ये अब कलदम हो चुके हैं और इनसे दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। अब ये मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? क्या ऐसे मुल्क चलते हैं? क्या ऐसे पॉलिसी बनती है? यहां पे बंगाली सबसे पहले उन्हें बना दिया गया गद्दार, उसके बाद बलोचों को गद्दार बना दिया गया, फिर पश्तूनों को गद्दार बना दिया गया, फिर कबाइलियों को जगह जगह उन्हें गद्दार बनाया गया, फिर सवाल उठाने वाले पंजाबी उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, जो सवाल उठाएगा वो गद्दार है। फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी अब गद्दार पैदा किए जा रहे हैं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि ये सारे लोग गद्दार हैं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग, ये सारे मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सारों को भी गद्दार करार दे दिया गया। तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाराज हो रही है पाकिस्तान की रियासत से। यह बात पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को समझनी पड़ेगी। बलोच नौजवान आपसे नाराज है, पश्तून नौजवान आपसे नाराज है, कबायली नौजवान आपसे नाराज है, पंजाब का नौजवान भी आपसे नाराज है, और अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आप यही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। यह नफरत बढ़ती चली जाएगी। आप ताकत से कुछ अरसा कंट्रोल जरूर कर लेंगे, लेकिन एक दिन यह लावा फट जाएगा। आप हमेशा ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत नहीं रह पाएंगे। ये लोग आपको रहने नहीं देंगे। आने वाली नस्ल को आप पहचान ही नहीं पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि जो लोग पहले इस पाकिस्तान में रहते थे वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन आने वाली नस्ल बहुत लीथल है। वो सीधा सवाल करते हैं और सीधा जवाब मांगते हैं। वो लोग आपके गिरबानों में हाथ डालेंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। आप पाकिस्तान के भले के लिए 4 कदम पीछे चले जाएं और अपनी जिद छोड़ दें। हर दफा कठपुतली हुकूमत आपकी फरमाइश के ऊपर नहीं बनेगी, आपकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनेगी। लोगों को उनका फैसला खुद करने दें, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर के लोग हैं। अब नाज़रीन, इस वक्त दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर। यानी एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया जा रहा है आजाद कश्मीर में, वहां पे रेंजर्स जा रही है, एफसी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया तो वहां पे दर्जनों पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन ही बंद कर दिए। जब आईजी ने बुलाया बातचीत करने के लिए तो बहुत सारे पुलिस वाले आए ही नहीं। बाद में उन्हें धमकाया गया मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि आपको अडियाला जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो कईयों ने अपने फोन ही बंद कर दिए, क्योंकि पुलिस भी ये जानती है कि आजाद कश्मीर में जाके वहां पे लड़ाई करना, सबको अपनी जान अजीज होती है। और वो आजाद कश्मीर के ना लोग, ना उनका मिजाज वैसा है, ना वहां का टेरेन वैसा है, वो उसकी हदूद अरबा ही अजीब है। तो आप वहां जाके, यहां से जाएंगे और जाके वहां लोगों को फेंटी लगाएंगे और वो आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छी बात है, आओ हमें मारो। तो ऐसा नहीं होगा, वो लोग रिएक्ट कर जाएंगे आपके सामने। आप मकबूजा कश्मीर में नहीं देखते भारत ने कितनी बड़ी फौज दाखिल की हुई है? जितनी पाकिस्तान की टोटल फौज है उससे ज्यादा फौजी भारत ने मकबूजा कश्मीर में डाले हुए हैं। वो लोग आज तक हार नहीं मान रहे, वो आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई करते रहते हैं। तो आप आजाद कश्मीर के अंदर कौन सा मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं? फॉर गॉड सेक, कभी इमरजेंसी की धमकी दी जाती है, कभी बंदे मारने की धमकी दी जाती है। अब ये एक नौजवान कत्ल हो गया और दूसरा जो है वो जख्मी हो गया, जो रहनुमा है इस तहरीक का। तो ये बड़े अफसोसनाक वाकयात है। कुछ दावे ऐसे भी नाज़रीन सामने आए और ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि 38 में से 35 मुतालबात तो हमने तस्लीम कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज करना और हड़ताल की कॉल देना ये नामुनासिब है। अब वो ये कहते हैं, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि एक भी मुतालबे पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये धोखा दिया जा रहा है। हमने जो 38 मुतालबात किए, 38 के 38 अभी तक वहीं पे खड़े हैं। हमारा मेन मुतालबा था कि मुहाजिरों की 12 नशिस्तें खत्म की जाएं, क्योंकि उनके जरिए से आजाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमत बनाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसे कंट्रोल करती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे आकर हुकूमत बनाएं और वो अवामी मफाद में फैसले करें। अब ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है, वो यहां पे अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। अब नाज़रीन, कुछ दावे ऐसे भी सामने आए कि अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देना चाहिए था, उन्होंने वक्त नहीं दिया। तो मैं आपको एक करेक्शन कर दूं कि लगभग 2 साल से ये मामला चल रहा है। 2024 में मैं चीजें सुन रहा था, बल्कि रिपोर्ट भी कर रहे थे हम। 2025 में भी एहतजाज होता रहा, अब 2026 आ गया। लगभग 2 साल हो गए ये मामला लटका हुआ है। मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात हुए हैं और हर जगह पे मुज़ाकरात हुए हैं, पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला।
अब जब उन्होंने कॉल दे दिया एहतजाज की तो ये फौरी तौर पे मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच गए। इससे पहले किसी ने इस मामले को संजीदा लिया ही नहीं था। अब कुछ जाली अकाउंटों के जरिए से खबरें चलवाई जा रही है, तो उनका इंटरनेट बंद कर दिया। वो कहते हैं जी आप हमारा इंटरनेट बंद करेंगे तो हम ये खंबे ही नहीं चाहिए, हमें ये मोबाइल फोन कंपनियां चाहिए ही नहीं, इनके टावर हमें चाहिए ही नहीं जो हमें इंटरनेट नहीं दे रहे मुश्किल वक्त में। तो अगर नौजवान वहां पे जाके जो बातें मैं सुन रहा हूं, अगर वो जाके उखाड़ देते हैं, या वहां जाके जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं या टावर जो उनके लगे हुए हैं, जो वो फैसिलिटी देते हैं इंटरनेट की, मोबाइल फोन की, अगर वो नहीं चलती और वो जाके नौजवान वहां रिएक्ट करते हैं, तो किसका नुकसान होगा? नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। और कश्मीरियों के पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हम इनको पैसे देते हैं, ये हमारा जब दिल करता है मोबाइल बंद कर देते हैं। एक इनको टेलीफोन कॉल जाती है, ये मोबाइल बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। किसी भी अदालत में हम जाएं, कोई अदालत हमारी बात ही नहीं सुनती। यहां दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप इंटरनेट और मोबाइल फोन ही बंद कर दें। ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। इन्होंने आसान तरीका समझा हुआ, लोगों का राब्ता खत्म कर दो। भाई लोगों का हक है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता करें, और पुरअमन एहतजाज करना भी पाकिस्तानियों का हक है, चाहे वो कश्मीरी है चाहे पाकिस्तानी है। उनको ये हक आपको देना पड़ेगा। जब आप कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में आप कहते हैं कि उनको पुरअमन एहतजाज का हक है, तो फिर क्या आजाद कश्मीर में लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक नहीं है? ये दोनों जगह पे ये हक मौजूद है और हक मिलना चाहिए। जाली खबरें अब जाली अकाउंट्स के जरिए से पहले इंटरनेट बंद किया, फिर फैलाई जा रही हैं कि जनाब कॉल वापस हो गई, लेकिन अभी तक नहीं हुई। हो सकता है कॉल वापस हो जाए, बिल्कुल मुमकिनात में से है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कॉल वापस हुई हो। अब एस्टेब्लिशमेंट इस काम पे लगी हुई है, जो काम करने वाला है उस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा। इस वक्त पाकिस्तान के वो दरिया जो इंडिया से आते हैं मकबूजा कश्मीर में से, वो खुश्क पड़े हुए हैं। आप दरिया झेलम को जाकर देख लें, दरिया चनाब को जाकर देख लें। इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है। जिस वक्त हमारी जमीनों को जरूरत है उस वक्त उन्होंने पानी रोका हुआ है, और जब सैलाब आएगा तो आप देखिएगा वो धड़ाधड़ पानी छोड़ देंगे और सैलाब के अंदर लोगों को डबो देंगे। यानी हमारी किस्मत में क्या रह गया कि जब उनका दिल करेगा सैलाब आएगा वो हमें डबो देंगे। या तो सैलाब है या सूखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान के पानियों पे कब्जा हो रहा है, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। यानी ये कहा गया था ना कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। उन्होंने पानी बंद कर दिया, कर दो ना था साह बंद होना। अब जब सवाल किया वहां पे मीडिया ने DGISPR से, तो उन्होंने कहा ये तो हुकूमत का काम है, मेरा काम ही नहीं है। हुकूमत हमें ऑर्डर करे तो फिर हम कर देंगे, हमने इसके ऊपर कुछ नहीं करना। गुज़िश्ता साल 111 इदारों को इस हुकूमत ने टैक्स के अंदर छूट दी है। गरीब आदमी की सारी सब्सिडीज वापस ले ली। गरीब आदमी को ख्वाब दिखाए कि 200 से 300 यूनिट बिजली आपको हम मुफ्त देंगे। 200 से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बजाय बिजली की कीमत ही 4 गुना ज्यादा कर दी। हालात इन्होंने ये कर दिए हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है वो 82% मजीद कम हो गई है। ये मोहम्मद जुबैर साहब ने डाटा दिया और वो सरकारी डाटा में से बता रहे थे। तो गुज़िश्ता 2 सालों में ये मुकाबला उनके अपने 2 सालों के साथ है, इमरान खान के दौर से नहीं है। तो 82% जब से ये हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक 82% गैर मुल्की सरमायाकारी मजीद कम हो गई है। और 111 इदारों को इन्होंने टैक्स में छूट दी। और ये इदारे कौन से? बड़े बड़े इदारे हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं। गरीबों से निचोड़ रहे हैं, उनको निचोड़ के उनका खून चूस रहे हैं। गरीबों से लेवी के नाम पे पैसा ले रहे हैं, फिक्स चार्जेस के नाम पे पैसा ले रहे हैं। बिल आप पकड़ लेते हैं तो कितनी लंबी लिस्ट होती है, ये चार्ज वो चार्ज, कितना पैसा गरीबों से ले रहे हैं। और फौजी फाउंडेशन के तमाम इदारों से टैक्स में छूट उनको दी गई है। ये सनाउल्लाह खान साहब ने सवाल पूछा वहां पे वजीर खजाना से, और उनके पास का क्या जवाब होगा? यानी फौजी फाउंडेशन के इदारे आप जानते हैं क्या, उनको जो है टैक्स छूट दी गई है, और कई इदारों को दी गई है जो बहुत पैसा बना लेते हैं। तो नादरीन, ये है पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर में मैं फिर ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये जिद छोड़ देनी चाहिए, वहां के लोगों की बात सुन